Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teach Canvas. So this is my first video. So I'm a little bit nervous. So अगर कोई मिस्टेक होती है then please forget it, okay? तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग कि हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट का। तो आज तो हम एसएसटी का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि हम एसएसटी का लेसन प्लान कैसे करेंगे। हर एक लेसन प्लान का एक फॉर्मेट है, ठीक है ना। हम कोई भी सब्जेक्ट की अगर लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो एक फॉर्मेट के थ्रू ही वो करी जाएगी। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेसन प्लान, तो आप लेसन प्लान नंबर मेंशन कर देंगे 1 2 3 आपका जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये 6th लेसन प्लान है तो मैंने वो मेंशन कर रखा है। देन डेट, क्लास, जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जिस भी लाइक 7th का है, देन 7th 6th का है, तो यहाँ पे आप अपनी क्लास मेंशन कर देंगे। देन सब्जेक्ट, एसएसटी का है तो एसएसटी, अगर इंग्लिश का है तो वो। देन ब्रांच में उस सब्जेक्ट की ब्रांच कौन सी है वो। जैसे एसएसटी में ज्योग्राफी का लेसन प्लान है तो मैंने यहाँ ज्योग्राफी मेंशन किया है। अगर ये हिस्ट्री का होता तो मैं हिस्ट्री मेंशन करती। वैसे ही अगर मैं इंग्लिश का बना रही हूँ और उसमें अगर मैं प्रोज पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर ब्रांच में मैं प्रोज मेंशन करूँगी, ठीक है ना। वो हम आगे देखेंगे जब हम और सब्जेक्ट के लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जस्ट ऐसे ही देखते हैं। तो ब्रांच में जैसे ही मेरा एसएसटी का है तो मैंने ज्योग्राफी मेंशन किया है। देन पीरियड, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी पीरियड में आप वो क्लास लेने वाले हैं वो आप मेंशन करेंगे। एंड ड्यूरेशन, वो आपका पीरियड जो है कितने ड्यूरेशन का है, 30 मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है, या फिर 40 मिनट्स का है। तो जितनी भी ड्यूरेशन का वो आपका पीरियड है आप वो ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे हमने वो लेसन प्लानिंग करी है तो हम यहाँ टॉपिक मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर कोई छोटा चैप्टर है तो उसका एक ही लेसन प्लान बना सकते हैं। बट अगर चैप्टर बड़े हैं जैसे कि 7th क्लास हैं, 6th क्लास हैं, इनमें एक ही चैप्टर में से हम 2 या 3 लेसन प्लान बना सकते हैं, क्योंकि पूरा आप एक ही दिन में तो नहीं पढ़ा सकते। तो हमें अलग अलग लेसन प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि आज हम कितना पढ़ाने वाले हैं। तो डे वाइज हर एक दिन के लिए अलग लेसन प्लान। तो अगर वो चैप्टर 2 लेसन प्लान में कंप्लीट हो रहा है तो हम उस चैप्टर से 2 बनाएंगे। अगर वो लेसन प्लान चैप्टर 3 लेसन प्लान में कंप्लीट हो रहा है तो हम उस चैप्टर से 3 लेसन प्लान बनाएंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना कवर कर सकते हैं। लाइक 35 मिनट्स की ड्यूरेशन है अगर, तो 35 मिनट्स में आप कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो ठीक है ना, आप 2 या 3 मैक्सिमम 3 टॉपिक्स ले सकते हैं एक क्लास के लिए। और लाइक 2, मिनिमम 2, अगर 2 टॉपिक कंप्लीट हो पा रहे हैं तो 2 टॉपिक तो आपको लेने ही हैं। तो हम 2 टॉपिक के बेसिस पे फिर आपका वो टॉपिक क्या निकल रहा है तो वो आपको अभी आगे समझ आएगा जैसे जैसे आप देखेंगे। तो हम वो टॉपिक यहाँ मेंशन कर देंगे कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं और इसकी लेसन प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम मेंशन करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का पर्पज़ क्या है बच्चे को, ठीक है ना। कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें इस ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उस ज्योग्राफी को पढ़ाने का पर्पज़ क्या है, रीज़न क्या है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट को। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये कॉमन ही रहते हैं कि अगर आप और भी ज्योग्राफी के लेसन प्लान्स बनाएंगे तो उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सेम ही रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर मैं वाटर साइकिल के अलावा ओशियन एंड ओशियन करेंट्स पढ़ाती हूँ या फिर अदर कोई ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसमें जो मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सेम ही रहेंगे। ये आपके मिनिमम 4 to 5 तो होनी चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि और भी हो सकते हैं तो आप इसे और भी ज़्यादा 6 7 कर सकते हो, तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सेम ही रहने वाले हैं। देन उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो हैं हमारे टॉपिक रिलेटेड होते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बच्चे को, उस टॉपिक से उसे क्या सीखने को मिलेगा, वो उससे क्या कर पाएगा। लाइक हम क्लास में जा रहे हैं तो बिना पर्पज़ के तो हम क्लास में जाएंगे नहीं। अगर मैंने आज कोई क्लास ली तो मेरा कोई पर्पज़ होगा ना कि मैं अगर बच्चे को आज वाटर साइकिल पढ़ाऊँगी तो बच्चा उसमें से क्या क्या सीख पाएगा या वो क्या क्या कर पाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये मैंने टेबल फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो उसको सिंपल भी लिख सकते हैं इसके नीचे कॉग्निटिव डोमेन डाल के, देन सीधे सीधे इनको 1 2 3 करके। बट मैंने टेबल फॉर्म में बनाया है क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल एंड ये थोड़ा अच्छा लगता है इस वजह से। बट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, ओके, एज़ पर योर चॉइस। सो तो जो मेरा टॉपिक है वाटर साइकिल, तो बच्चा क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म वाटर साइकिल। देन स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है ना, कि बच्चा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। देन वो वाटर साइकिल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइक डिफाइन, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन। तो ये जो हमारे टर्म्स हैं ये आपको चाहिए तो मैं एक टेबल प्रोवाइड कर दूँगी। ये डोमेन्स, इनके मेंशन टर्म्स रहते हैं, हमें उन टर्म्स को लेके ही
ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देंगे यहाँ पे आगे कि ये कर पाएगा, ठीक है ना। तो मैं उसको एक अलग से किसी वीडियो में वो आपको सारे जो हमारे वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, वो मैं बता दूंगी। उस बेसिस पे हम यहाँ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है ना। देन हम लिखेंगे टीचिंग एड्स कि आप क्या क्या टीचिंग एड यूज़ करने वाले हैं इस टॉपिक या इसको पढ़ाने के लिए। तो मैंने जैसे कि जार, लिड या मतलब प्लेट, वाटर, ये मैंने टॉपिक फर्स्ट के लिए करा था। वाटर साइकिल के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैंने कराया बच्चों को, अभी मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये मैंने उसके लिए ये 3 चीज़ें यूज़ करी थी। देन प्रॉप्स, मैंने प्रॉप्स का यूज़ किया था, और बाकी जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स जिसमें हमारा चॉक, डस्टर एंड ये सब जो आ जाता है उसको हम जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट में मेंशन कर देंगे। एंड अगर आप अलग से कुछ यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं, कोई अलग कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे टीचिंग एड्स में मेंशन करेंगे। ओके, देन वार्मिंग अप एक्टिविटी, तो ये हो गया टीचर का काम। लेकिन जब हम क्लास में जाएंगे तो ये तो सब बच्चों को तो नहीं बताना है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है बेटा, हम आपको इसलिए पढ़ाने आए हैं, राइट। तो वार्मिंग अप एक्टिविटी कि क्लास में जाएंगे तो क्लास ऑलरेडी, अगर आपका 5th पीरियड है या आपका 4th है, तो बच्चे ऑलरेडी थोड़ा बोर हो चुके होते हैं। तो आप वहाँ पे उन्हें कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, राइट। तो बच्चे थोड़ा सा इंगेज्ड रहें क्लास में और उनका अटेंशन ग्रैब कर पाएँ आप, तो वो आपको ध्यान से सुने। तो जैसे मैंने रेन क्लैप कराई थी, आप चाहें तो कुछ भी जंपिंग एक्टिविटी या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, काफ़ी सारी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी एक्टिविटीज़। तो आप कोई भी एक्टिविटी बच्चों को एक जाके क्लास स्टार्ट करने से पहले उन्हें एक्टिविटी करा सकते हैं। देन उसके बाद हम मेंशन करेंगे प्रीवियस नॉलेज कि जो मैं वाटर साइकिल पढ़ाने वाली हूँ, तो अब बच्चा 7th क्लास में है, वाटर साइकिल पढ़ेगा तो उसको थोड़ी प्रीवियस नॉलेज तो होगी, वो ऑलरेडी 6th में कुछ चैप्टर्स पढ़ के आया हुआ इससे रिलेटेड। तो बस वही कि बच्चे, आपको क्या लग रहा है कि बच्चे के पास ये प्रीवियस नॉलेज होगी, या उसको, जैसे आप इसको कैसे जज कर सकते हैं, आप उसकी प्रीवियस क्लास की बुक्स देख सकते हैं या प्रीवियस चैप्टर्स देख सकते हैं। उन चैप्टर्स में उसने इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ रखा है, तो उसने जो जो चीज़ें पढ़ रखी हैं वो हम प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे को ये चीज़ आती है, ठीक है, हम वो वहाँ मेंशन कर देंगे। देन इंट्रोडक्शन, ये मैंने ऐड किया है, बट आप डायरेक्ट चाहें तो प्रीवियस नॉलेज के बाद में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट मैं रिडल पूछ रही हूँ, तो हम अगर कोई भी रिडल पूछ रहे हैं या स्टार्ट करने से पहले अपनी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से पहले कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं, तो हम उसको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिडल पूछी थी वाटर से रिलेटेड ही, तो फिर देन वहाँ पे लिखा स्टूडेंट विल आंसर। जैसे मैंने पूछा, आई हैव नो शेप बट आई कैन टेक द शेप ऑफ एनीथिंग, आई कैन बी हार्ड एज अ रॉक येट आई कैन फ्लो लाइक द विंड, व्हाट एम आई। ओके, देन स्टूडेंट विल आंसर वाटर, क्योंकि रिडल्स तो वो ऑलरेडी अपनी 3rd, 4th, 5th क्लास में भी सीख के आ चुके होते हैं। फिर उससे रिलेटेड, जैसे जब बच्चों ने आंसर किया वाटर, तो मैं उससे रिलेटेड उनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी। तो यहाँ पे आप मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा थोड़ा वेग हो जाएगा। बट आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पा रहा, आपको 4 to 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप ऐड कर लीजिए। बट मिनिमम 3 और मैक्स टू मैक्स 4, बस उससे ज़्यादा नहीं, इतने क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जैसे बच्चों ने आंसर किया वाटर, तो फिर मैं वाटर से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे कि बच्चा उसका आंसर कर पाए इजीली। ऐसे नहीं कि मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, बच्चे को आ ही नहीं रहा, फिर वो जब बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा क्लास में तो वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चा उनका ईजिली आंसर कर पाए। ऐसे नहीं हो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हों कि बच्चा डर ही जाए कि मुझे तो याद ही नहीं है अभी से, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस कि वो आंसर कर पाएँ एंड क्लास में इंटरेस्टेड हों और इंगेज रहें। तो बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। हम पूछेंगे पानी कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो बच्चे आंसर करेंगे नदियों से, रिवर से, ओशन से, लेक से, और जो भी वो जितनी भी उनकी माइंड जहाँ तक पहुँच सकता है, लाइक टैप से कुछ भी आंसर कर सकते हो। तो आप उसके लिए रेडी रहें, तो आंसर करेंगे। देन वेयर डज द वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस कम फ्रॉम, इनमें पानी आता कहाँ से है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वो बता सकते हैं, बारिश होती है उससे पानी भर जाता है इन सब में, तो वो बता देंगे कि रेन से आता है। अब मैं एक फिर लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा, 2 सिंपल क्वेश्चन पूछने के बाद में 3rd क्वेश्चन या जो भी आप 4th रखना चाहें, वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा कि वो उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लमेटिक। तो हाउ डज़ रेन अकर्स, अब जब उन्होंने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा ही नहीं है और उन्हें सिर्फ इतना पता है बारिश आती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि बारिश होती कैसे है, तो उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होगी कि हाँ बारिश कैसे होती है, पता नहीं, राइट। तो हम यहाँ फिर एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लास्ट वाला अपना रखेंगे, तो इसको बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आप जस्ट
उसको एक्सप्लेन नहीं करने लग जाएंगे। आप पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि रेन अकर्स थ्रू दी साइकिल और देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेन, ठीक है ना, कि बारिश का एक प्रोसेस होता है। तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्टेड होगा कि हाँ भाई क्या प्रोसेस होता है, मेरे को भी जानना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट ऑफ एम, ये हम एडिंग डालेंगे क्लैरिफिकेशन के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम। देन फिर हम लिखेंगे टुडे वी विल लर्न अबाउट द वाटर साइकिल। ये सिर्फ आपके लिए है, इसको आपको स्टेटमेंट ऑफ एम बच्चों को वहाँ पे आप नाव बोल सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों को आप बता देंगे। देन आप जब स्टेटमेंट ऑफ एम जब बोल रहे हैं क्लास में कि टुडे वी विल लर्न अबाउट द वाटर साइकिल, उसी टाइम आप इस टॉपिक का नेम वाटर साइकिल बोर्ड पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। आप बोर्ड पे लिख देंगे इस नाम को कि आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन। तो ये आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप यहाँ टीचिंग पॉइंट, देन डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, टीचिंग एड्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवेल्युएशन, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ अपना पहला टीचिंग पॉइंट डालेंगे, जैसा कि मेरा वाटर साइकिल था। तो वाटर साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल। तो यहाँ पे डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज में मतलब अगेन वही जो मैंने आगे अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज लिखे थे ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो लिखे थे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मैं यहाँ डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज में लिखूँगी, बट अलग अलग करके। जैसे अब मैंने 2 टॉपिक के वहाँ कॉमन लिख दिए, वाटर साइकिल के, एंड मेरा सेकेंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, बट यहाँ मैं अलग अलग करूँगी। वाटर साइकिल के सिर्फ वाटर साइकिल वाले टॉपिक में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का इसमें, ठीक है। तो हम वही उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे। और एक और चीज़, अफेक्टिव जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम उन्हें यहाँ नहीं मेंशन करते, वो सिर्फ वहीं आगे ही हम लोग लिखते हैं, क्योंकि वो लोग वो जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल नहीं होते, तो उनको हम यहाँ मेंशन नहीं करते, ठीक है। देन टीचिंग एड्स में वही डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड लिखा। देन क्वेश्चन आंसर, ये मैं एक्सपेरिमेंट के बाद में बच्चों से 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, देन वो उसके आंसर कर पाएंगे, और ये क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने जो एक जार लिया उसमें पानी भर दिया गर्म, देन उसको लिड से ढक दिया, और फिर मैंने उसके बाद में बच्चों से पूछा, क्वेश्चंस पूछे, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर गेट्स वार्म, ठीक है। तो पूछ रही हूँ जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, तो वो बोल देंगे कि भाप बन गया, या फिर इस तरीके से कुछ भी वो आंसर करें। वेयर डज़ द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, फिर जब वो जो लिड है उस पर जो पानी की बूंदें जम रही हैं तो मैं पूछूंगी कि ये बूंदें कहाँ से आई, तो बोल देंगे कि जो अभी पानी भाप बन रहा था उसी से ये बूंदें बन गई हैं। इतना तो कॉमन है, क्योंकि जब घर पर मम्मियाँ भी खाना बनाती हैं तो बच्चों को थोड़ा आइडिया रहता है ना कि पानी ऊपर जा रहा है और वो जम रहा है पानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। फिर हम पूछेंगे व्हाट हैपन टू द वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर सम टाइम, कि इनका क्या होगा। तो ये मे और मे नॉट आंसर, ऐसा नहीं कि वो आंसर कर ही नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे आंसर भी कर सकते हैं कि मैम ये नीचे गिर जाएगा, या फिर कुछ भी जो भी वो करना चाहें। देन आप अपना जो कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर साइकिल का, उसके बाद आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं एक प्यारा सा, या फिर आप बोर्ड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। वो ड्रॉ करने के बाद आप ब्लैक बोर्ड में उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, सब उन्हें बच्चों को समझाने के बाद और उन्हें कोई डाउट ना हो उसके बाद में। फिर आप इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से कि उन्हें कितना समझ आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगेन सेम कि पानी का क्या होता है, या फिर व्हाट इज़ वाटर साइकिल, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डिफाइन द टर्म वाटर साइकिल, एनीथिंग, ठीक है ना, या व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल, कुछ भी। फिर हम अपने सेकंड टॉपिक पर आ जाएंगे, हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो अगेन वही डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज में जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखे थे, यहाँ पे हम कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर वाले जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन करेंगे, अफेक्टिव डोमेन वाली नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी कंडक्ट कराई थी क्लास में, तो एक्टिविटी मेथड, और उस एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए मैंने प्रॉप्स का यूज़ किया था, ठीक है ना, प्रॉप्स। तो प्रॉप्स अगर आप सर्च कर सकते हैं, नहीं पता तो मैं अलग से उसको किसी और वीडियो में फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो एक्टिविटी में मैंने बच्चों को क्या ओशियन, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, जो हमारी वाटर बॉडी होती हैं उसमें उन्हें डिवाइड किया था, लेक्स, रिवर्स, एटमॉस्फेयर, और उनको उनकी लाइंस प्रोवाइड कर दी थी, और उनके लिए हेड गियर, प्रॉप्स मतलब हेड गियर टाइप बनाए थे। तो आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, आप अगर ये नहीं कंडक्ट कराना चाहते आप रोल प्ले भी करा सकते हो,
ठीक है ना। या आपको कुछ और अगर अलग और क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो आपके माइंड में, वो भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने उन्हें लाइन्स दे दी। देन अगेन वही बच्चे वन बाय वन गए और अपनी अपनी लाइन्स बोली। फिर मैंने उनसे उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे। इसमें वो भी रहता है ना, क्लास थोड़ी इंगेज रहती है, बच्चे सुन रहे होते हैं ध्यान से। तो अब यहाँ पे ये भी पता चलेगा कौन से बच्चे सुन रहे हैं कौन से नहीं। फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कितने बच्चों को आ रहे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देन उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर बच्चे आंसर कर देंगे, लाइक विच वाटर बॉडी कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर ओशियन, वो बता देंगे। विच वाटर बॉडी कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस टू मीट देयर फ्रेंड रिवर्स, राइट। सो इफ़ वी हैव this much water, then why there is water scarcity, ओके। तो मे और मे नॉट आना। अब उन्हें नहीं पता कि वाटर स्कैरसिटी क्यों है, ठीक है ना। जब हमारे पास लाइक इतना सारा पानी है, ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी है, तो वाटर स्कैरसिटी हम क्यों फेस करते हैं। तो इसके थ्रू आप उन्हें पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ बता देंगे प्रॉपर, कि ओशियन में कितना % पानी है, रिवर्स में कितना % है, लेक्स में कितना % है, ठीक है ना। वो सब बताने के बाद में आप बता सकते हैं कि ड्रिंकेबल वाटर जो हमारे लिए फ्रेश वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं एट लास्ट। तो उसका आंसर भी हो जाएगा कि वाटर स्कैरसिटी हम क्यों फेस करते हैं। तो आप इसको बोर्ड पे लिख के समझा सकते हैं, चॉक एंड डस्ट, चॉक के थ्रू, लाइक बोर्ड पे आप लिख दीजिए काफ़ी अच्छे से। और अगर आप चाहें तो इसका मॉडल भी बना सकते हैं प्यारा सा, इफ़ यू हैव टाइम, ठीक है ना। तो आप एक अच्छा सा मॉडल के थ्रू भी उन्हें समझा सकते हैं। या फिर एक प्यारा सा चार्ट पेपर भी बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप सिंपल ये एक्टिविटी कंडक्ट कराने के बाद में बोर्ड पे उसको मेंशन कर दीजिए, बढ़िया चार्ट के फॉर्म में या जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ओके। फिर हम लिखेंगे रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस। हमने अपने दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए, बच्चों को क्लास में पढ़ा दिए, इतने टाइम में इतना ही हो पाएगा वैसे। फिर आप इसको रोलर बोर्ड पे लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बट इट्स गुड इफ़ यू राइट इट ऑन द रोलर बोर्ड, ओके। वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप रोलर बोर्ड पे ऐसे लिख दोगे तो क्वेश्चंस को, क्योंकि बच्चा एक तो उसको देख पाएगा ईजिली। अगर आप बोल रहे हो मे बी वो नहीं समझ पा रहा उतनी जल्दी, तो अगर सामने उसके लिखा हुआ है तो वो ईजिली देख के हाँ खुद आंसर कर सकता है, ठीक है। और आप एक बार रीड भी कर दो तो रोलर बोर्ड पे आप लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप रीड कर दीजिए तो बच्चा खुद भी पढ़ लेगा, एंड आप रीड कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। देन आप आंसर्स बच्चों से पूछ सकते हैं एज अ रिकैप। तो आपको पता रहेगा ना कि आपने आज क्लास में जो पढ़ाया बच्चे को, उसमें से कितना चीज़ें समझ आई और कितनी चीज़ें नहीं समझ आई। तो आप जो लग रहा है कि बच्चे को ये टॉपिक ठीक से नहीं समझ आ पाया है, तो आप उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में अपनी में फिर से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। रिकैप के बाद में, और रिकैप ना मिक्सअप होना चाहिए, लाइक सारी चीज़ें मिक्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरी शॉर्ट ही लेके चले गए या फिर सिर्फ MCQ ही लेके चले गए। थोड़ा मिक्सअप सा हो कि 1-2 MCQ है अगर, या फिर ट्रू फॉल्स है, थोड़ी एक एक चीज़ें मिक्स। 2 MCQ हो गए, 2 फिलअप्स हो गए और 2 शॉर्ट आंसर हो गए। थोड़ा उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी तो पता चले ना बच्चे की, कि उसको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। देन आप होमवर्क बोर्ड पर लिख दीजिए कि होमवर्क है आपको जो भी देना हो बच्चे को, बस दैट्स इट। देन सुपरवाइजर्स रिमार्क, जो कि आपकी मैम देंगी आपको, और जब आपको ऑब्ज़र्व करेंगे क्लास में आपने कैसा पढ़ाया। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। और हाँ, ये मेरा वो जो मैं बता रही थी, जो मैंने यूज़ किया था जार, इस तरीके से कुछ यूज़ किया था। और मैंने एक सन का कटआउट भी यूज़ किया था बच्चों को दिखाने के लिए कि हाँ हम लाइक कैसे सन की हीट से वाटर जो है थोड़ा इवेपोरेट होता है, और वो फिर मतलब पहले गर्म होता है, वार्म होता है, देन इवेपोरेट होके वो कैसे जो लिड है वो मैंने एज अ एटमॉस्फेयर यूज़ किया था, कि कैसे ऊपर जाके वो फिर जम जाता है, ठीक है ना। और प्रॉप्स लाइक इस तरीके से मैं इसे किसी दिन और आपको किसी और वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी सही से। तो प्रॉप्स इस तरीके से मैंने बच्चों के लिए हेड गियर टाइप बनाए थे, तो थोड़ा उनको मज़े भी आया उसको पहन के वहाँ पे एक्ट करने में। तो लाइक एक बच्चा जो ओशियन है उसने ओशियन वाला पहन लिया, लेक जो बना था उसने लेक वाला, इस तरीके से, ओके। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।